यहाँ आज हम उज्जैन में हैं, जो कि महाकाल की नगरी है। काल जो समय है और जो पहले समय मापन के तरीके होते थे, जिसमें हमारे कई राजाओं ने जो हमारी जो ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, जहाँ पर कि सूर्य की जैसे किरणों के साथ या जो शैडो मेथड के साथ टाइम का आकलन किया जाता था, और आज हम जीपीएस में एटॉमिक क्लॉक के साथ टाइम का आकलन कर रहे हैं। तो वो सब जो है एक तरह की नई तकनीक है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं और जो मापन के मापदंड हैं वो सब पुराने ज्ञान से ही उनको जो है आप एक लिंक करके देख सकते हैं। और विज्ञान जो है वो एक ऐसी विधा है जिसमें कि नई जो तकनीकी हैं वो जुड़ती चली जाती हैं। तो पुराना विज्ञान और नया विज्ञान कुछ नहीं होता है, विज्ञान एक क्रमिक विकास है। आज हम जो जानते हैं शायद आज से 20 साल बाद थोड़ा और जानेंगे, एक इंक्रीमेंटल नॉलेज है। तो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो हमारा जो पौराणिक ज्ञान है या जो वैदिक ज्ञान है, आज का आधुनिक विज्ञान जो है उसका एक पूरक ही कह सकते हैं। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मैं वैशाली शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं उज्जैन में आयोजित एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां काल गणना का और उज्जैन की प्राचीन परंपरा का मंथन किया जा रहा है। आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चौहान जी। सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आज मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम प्रकाश चौहान है और मैं आजकल वर्तमान में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, जो कि एक इसरो का सेंटर है, वहाँ पर निदेशक के पद पर 2022 से कार्यरत हूँ। और जो हमारा सेंटर है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका जो मुख्य कार्य है, जितने भी भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, जिसको हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं, उन सैटेलाइट्स के लॉन्च होने के बाद जब सैटेलाइट ऑपरेशंस में आते हैं तो उनसे जो भी डेटा, सैटेलाइट डेटा आता है जो कि इमेजेस के फॉर्म में होता है, उनको सैटेलाइट से हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलिंक करते हैं ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से। उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस करने के बाद उसको डाटा को जो है आर्काइव करते हैं, और आर्काइव के बाद ये जो सैटेलाइट डेटा है ये बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग है, जो जैसे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, वाटर रिसोर्सेज में है, या बहुत सारे ई गवर्नेंस के क्षेत्र में है, और डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज की डेट में सैटेलाइट डेटा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ जो हैं और इसके जितने भी अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो है एनआरएसए की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और हम लगभग देश के 25 से 30 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ और बहुत सारे स्टेट्स में मिलके जो है इस डेटा का बहुत सारे एप्लीकेशंस करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी गतिविधि रहती है। लगभग 50 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में 1974 में पहला ग्राउंड स्टेशन जो था वो हैदराबाद में बना था सैटेलाइट डेटा को रिसीव करने के लिए। उसके बाद से आज तक जो है एनआरएससी भारत के डेवलपमेंट में, नेशनल डेवलपमेंट में और हमारे सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। जहाँ तक आपका प्रश्न है मेरे पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, तो मैं बेसिकली मूलतः मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश का मेरा निवासी हूँ, और मेरी जो आरंभिक शिक्षा है वो वहीं पे हुई। और उसके बाद मैंने उस टाइम यूनिवर्सिटी रुड़की, जो अब आईआईटी रुड़की है, उसमें मैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अप्लाइड जियोफिज़िक्स का एक फील्ड होता है, जो कि एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में वहाँ पढ़ाई की जाती है, जैसे ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो वो मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। और उसके बाद मैं 1991 में मेरे को इसरो में जो है वो कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो लगभग 35 साल से मैं इसरो में तब से आज तक विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आज यहाँ पहुँचा हूँ। सर, आपने बताया कि 91 से आप इसरो में हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो खगोल विज्ञान का उल्लेख किया जाता है, इसरो में आने के बाद जब आप सारी इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो आप कितना उसको कनेक्टेड फील करते हैं कि हाँ, पुराने शास्त्रों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है? जी, तो जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है या जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है जी, जो इमेजेस हैं आज के जो आधुनिक तकनीकी से ली जा रही हैं, उसके अंदर एक जो समानता आप देखेंगे कि जो हमारे एंशिएंट सिस्टम में, चूँकि इन इमेजेस को आजकल हम मैपिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं,
तो जो आप अगर ट्रेस करें तो भारत के जो पुराने से पुराने जो नक्शे अगर आप देखेंगे, जो कि ब्रिटिश टाइम से पहले या मुग़ल टाइम से पहले भी थे और जो हमारी वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए थे, उसमें और आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के जो इंफॉर्मेशन है, उसमें काफ़ी हद तक समानताएं हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी की हमने परिकल्पना की थी कि पृथ्वी गोल है, जब पहले लोग बोलते थे पृथ्वी चपटी है, लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से पृथ्वी को हमेशा गोल माना गया। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने के बाद ये पूर्णतः जो है साबित हो गया। तो हमारी जो एंशिएंट विजडम और नॉलेज थी वो आज की आधुनिक तकनीकी से किसी तरह से इस मानने में वो कमतर नहीं आकी जा सकती है। मतलब हम इसे सही मान सकते हैं, जो ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जो प्राचीन अपना जो इतिहास है उसको पुनर्स्थापित करने की तरीका है। और जैसे आप यहाँ आज हम उज्जैन में हैं, जो कि महाकाल की नगरी है, काल जो समय है, और जो पहले समय मापन के तरीके होते थे, जिसमें हमारे कई राजाओं ने जो हमारी जो ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, जहाँ पर कि सूर्य की जैसे किरणों के साथ या जो शैडो मेथड के साथ टाइम का आकलन किया जाता था, और आज हम जीपीएस में एटॉमिक क्लॉक के साथ टाइम का आकलन कर रहे हैं। तो वो सब जो है एक तरह की नई तकनीक है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं और जो मापन के मापदंड हैं वो सब पुराने ज्ञान से ही उनको जो है आप एक लिंक करके देख सकते हैं। और विज्ञान जो है वो एक ऐसी विधा है जिसमें कि नई जो तकनीकी हैं वो जुड़ती चली जाती हैं। तो पुराना विज्ञान और नया विज्ञान कुछ नहीं होता है, विज्ञान एक क्रमिक विकास है। आज हम जो जानते हैं शायद आज से 20 साल बाद थोड़ा और जानेंगे, एक इंक्रीमेंटल नॉलेज है। तो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो हमारा जो पौराणिक ज्ञान है या जो वैदिक ज्ञान है, आज का आधुनिक विज्ञान जो है उसका एक पूरक ही कह सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आज महाकाल का 3 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम है, वो मेरी दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा आयोजन है, प्रयास है कि जो आधुनिक तकनीकी और भविष्य की तकनीकियों को पुरानी तकनीकियों के साथ हम किस तरह से समन्वय में देख सकते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पास्ट इज़ द की टू द फ्यूचर। तो हमें अपने पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए, और हमारे जो पास्ट की अच्छी चीज़ें हैं उसको पे हमें गर्व करना चाहिए, और उससे शिक्षा लेते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कहा जाता है कि बाबा महाकाल जो हैं उन्होंने काल को भी अपने अधीन कर रखा है। ये सम्मेलन उज्जैन में होने का कुछ विशेष कारण वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो? जैसा कि जहाँ तक उज्जैन का पौराणिक इतिहास अगर आप देखेंगे, और जो हमारा महाकाल से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, और जो समय की सीमा को बांधने की बात कही गई, जैसा कि आपने बताया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम समय की आज बात करते हैं तो समय को निर्धारित करना, समय को सिंक्रोनाइज करना, आजकल के जितने हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारी घड़ियां हैं, वो चाहे वो स्टॉक मार्केट की हों, चाहे भारत जैसे विशाल देश में समय जोन हो, उन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो आजकल जीपीएस या जीएनएसएस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है कि किस तरह से समय की जो उपयोगिता है या जो समय की महत्ता है उसको बताने में जो उज्जैन नगरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए ये बड़ा सामयिक है कि आज हम उज्जैन में बैठ के समय के ऊपर और समय से जुड़ी हुई तकनीकियों के ऊपर संगोष्ठी कर रहे हैं। तो ये एक मैं लिंक जो है उज्जैन के साथ देख सकता हूँ। और उज्जैन का प्राचीन इतिहास है। राजा विक्रमादित्य ने यहीं से कालगणना की शुरुआत की थी, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। साथ ही खगोल विज्ञान है, ज्योतिष का एक पुराना केंद्र उज्जैन को कहा जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्या वैश्विक स्तर पर ये सम्मेलन अपनी एक अनूठी पहचान बना पाएगा? बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 दिन से ये जो सम्मेलन है, और इसकी जो आप कार्यक्रम देखेंगे और जिस तरह के इसमें सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो आप समय की गणना के आधुनिक और प्राचीनतम तरीकों पर बात की जा रही है। उसके अलावा जो अब आजकल हम समय का निर्धारण, जैसे मैंने बताया, स्पेस सिस्टम से करते हैं, सैटेलाइट से करते हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड का जो समय है वो सिंक्रोनाइज होता है। और जितने हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस और वो सब चीज़ें जिसमें समय बहुत क्रिटिकल है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो निर्धारित होते हैं। तो स्पेस पे एक सेशन है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स पे एक सेशन है। उसके अलावा जो हमारे युवाओं को आगे हम किस तरह से
प्रोत्साहित कर सकते हैं विज्ञान और तकनीकी की तरफ, उस पर काफ़ी सेशंस इसमें होने वाले हैं। तो सम्मेलन की इस परिकल्पना या इसके प्रारूप को देखने से कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये एक वैश्विक स्तर पर इस तरह का अपना तरह से मैं कहूँगा प्रथम प्रयास है, और ये प्रयास आगे आने वाले समय में मेरे ख्याल से इसको और बढ़ावा मिलेगा, और इसके प्रति जो रुचि है ना कि भारत में बल्कि भारत के बाहर खासकर भारतवंशियों में वो बढ़नी चाहिए, और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ये एक बहुत ही विश्व स्तर का कार्यक्रम बने। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। धन्यवाद वैशाली जी, और आपने हमें यहाँ बुलाया इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।